हमारे देश में स्थानीय निकाय चुनाव या पंचायत के चुनाव बहुत अहमियत रखते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ये रिप्रेजेंटेशन का सबसे पहला स्टेप है। लेकिन आइए हम बात करते हैं कैसे आज हमारे देश में बीते 10 सालों में स्थानीय निकाय चुनाव खास करके बहुत महत्व इख्तियार करने लगे हैं। चाहे आप सत्ता पक्ष की बात करें या विपक्ष की बात करें, सभी पक्ष एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं ताकि स्थानीय निकाय चुनाव में जीत हासिल हो सके। दिल्ली में जब से एमसीडी के चुनावों की घोषणा हुई है, ऐसा लग रहा है जैसे कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में एक धर्म युद्ध शुरू हो गया है। चुनाव का नामांकन 7 नवंबर से शुरू होना है और इसके साथ ही जैसे जैसे चुनाव का पारा बढ़ता चला जा रहा है, चुनावी घोषणा पत्र भी सामने आता दिख रहा है। मुख्य मुकाबला दिल्ली में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ऐसे में एमसीडी का चुनाव जीतने के लिए ये दोनों राजनीतिक दल एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। सबसे पहले तो हम आपके सामने दिखाना चाहते हैं कि क्या वायदे के पिटारे खोले गए साहब। स्थानीय निकाय चुनाव में जो वायदे किए जा रहे हैं, अगर इसको आप गौर से पढ़ लीजिए तो उसके बाद विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनाव तो फीके लगने लगेंगे। आम आदमी पार्टी ने आज एमसीडी के चुनाव के संदर्भ में अपना मैनिफेस्टो जारी किया। आम आदमी पार्टी ने कहा कि वो दिल्ली को सुंदर बनाएंगे। विधानसभा के चुनाव में भी यही बोलते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि दिल्ली में 3 कूड़े के पहाड़ हैं, 3 जो कि सालों से हैं। इन सभी कूड़े के पहाड़ को हटा दें और साथ ही साथ ये वायदा कर रहे हैं दिल्ली की जनता के साथ कि दिल्ली में कूड़े का पहाड़ नहीं बनेगा फिर से। इसके बाद जो सबसे बड़ा वायदा है साहब, दिल्ली के एमसीडी के चुनाव में एमसीडी के बारे में कहा जा रहा है कि वो भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा। दिल्ली के एक रेडी वाले से भी पूछ लीजिए आप, रेडी वाला भी कहेगा कि दिल्ली में भ्रष्टाचार की शुरुआत और अंत एमसीडी से ही होती है। इसके साथ साथ रेडी वालों के लिए भी वेंडिंग जोन अलग से बनाया जाएगा। अब जो बातें इसमें कही जा रही हैं, इसी को उठाकर आप दिल्ली के संकल्प पत्र या फिर दिल्ली के घोषणा पत्र आम आदमी पार्टी से मैच कर लीजिए, सब कुछ यही मिलेगा। अब भारतीय जनता पार्टी के बारे में बात कर लेते हैं, जिसने अपना संकल्प पत्र 24 घंटे पहले जारी किया। भारतीय जनता पार्टी का सबसे पहले वादा, साफ पानी पहुंचाएंगे। अभी बीते 15 साल से एमसीडी भारतीय जनता पार्टी के हाथ में, 15 साल से लोगों को साफ पानी नहीं मिल रहा, अब कैसे मिल जाएगा? कोई बात नहीं, ऐसे सवाल होते रहेंगे। उसके बाद झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों को फ्लैट दे देंगे। जहां पर कर्मचारियों को देने के लिए वेतन नहीं है, वहां झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों को फ्लैट कहां बनाकर दे देंगे साहब? प्रदूषण से मुक्त कर दिया जाएगा दिल्ली को। आम आदमी पार्टी की सरकार और कांग्रेस की सरकार न कर पाई, चलिए बीजेपी पे ही भरोसा कर लेते हैं। दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त कर दिया जाएगा। एमसीडी किसके हाथ में साहब? कोई ये तो बता दे कि अगर आज एमसीडी में भ्रष्टाचार है तो दोबारा चुनने के बाद आप मुक्त कैसे कर पाएंगे? कूड़े के पहाड़ को पूरी तरीके से ठीक करने का काम किया जाएगा। 15 साल से कूड़े का पहाड़ जो दिल्ली में खड़ा है, वो किसकी देन है साहब? ये तमाम सवाल हैं। लेकिन देखिए घोषणा पत्र कितना जबरदस्त है। हर घोषणा पत्र में तमाम तरह की गारंटी दी जा रही है। हमने आपके सामने अभी रखा कैसे बीते 15 साल से दिल्ली की एमसीडी पर बीजेपी का कब्जा है और बीते 10 साल से दिल्ली की सरकार आम आदमी पार्टी के हाथ में है। उसके पहले 5 साल कांग्रेस के हाथ में थी। लेकिन वायदों की लिस्ट जो आज जारी की जा रही है, चाहे आप आम आदमी पार्टी की बात करें या फिर आप भारतीय जनता पार्टी की बात करें, सबकी वायदों की लिस्ट एक ही है। साफ पानी देंगे, दिल्ली को सुंदर बनाएंगे, दिल्ली से कूड़े का पहाड़ खत्म कर देंगे, पर्यावरण का प्रदूषण खत्म कर देंगे। अगर आप सब कुछ खत्म करने का वायदा कर रहे हैं तो अभी तक आप कर क्या रहे? यह सवाल जनता नहीं पूछ सकती साहब, क्योंकि अगर जनता पूछेगी तो उसे फिर कोई नया लॉलीपॉप दे दिया जाएगा। अब जरा आम आदमी पार्टी की सरकार से ही 2-4 सवाल पूछ लेते हैं। भाई, केजरीवाल जी की सरकार बीते 10 साल से दिल्ली में है, प्रदूषण कम कर पाए क्या आप? क्या दिल्ली में साफ हवा दे पा रहे हैं? आज का दिल्ली का AQI इंडेक्स 500 है साहब, 500। इसके बारे में ध्यान गया आपका? यमुना की सफाई का बीड़ा उठाया था अरविंद केजरीवाल जी ने। यमुना आज भी उतनी ही मैली है। यमुना में घाट बनाने की बात कही गई थी, पर्यटन के लिए वहां पर तमाम तरह की सुविधाएं होंगी, यह कहा गया था। जब विधानसभा में बैठने के बाद आप नहीं कर पा रहे तो एमसीडी के चुनाव जीतने के बाद क्या आप कर लेंगे? जाहिर सी बात है, ये तमाम वायदे सब्ज बाग हैं जो दिखाए जा रहे हैं और ये हर चुनाव में होते हैं। लेकिन मुख्य मुद्दा यह है कि स्थानीय
निकाय चुनाव में ये दोनों पार्टियां इतनी ताकत क्यों झोंक रही, खास करके भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं, इतनी बड़ी होड़ क्यों लगी हुई है? इसकी एक बहुत बड़ी वजह है साहब, स्थानीय निकाय चुनाव आज देश के लिए इसलिए महत्वपूर्ण हो गए हैं क्योंकि आप चाहे मुंबई की बीएमसी की बात करें, दिल्ली की एमसीडी की बात करें या फिर किसी अन्य राज्य की राजधानी के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करें, आप चौंक जाएंगे। बीएमसी का जो बजट है, यह बजट, बीएमसी एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है और बीएमसी का बजट देश के 9 ऐसे राज्य हैं उनके बजट से ज्यादा है। सही पकड़े हैं आप। बीएमसी का बजट जम्मू कश्मीर, गोवा, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, सिक्किम, इन सभी राज्यों से इसका बजट बड़ा है। 45,000 करोड़ का है बीएमसी का बजट, जो कि 60,000 करोड़ कोरोना के समय में पार कर गया था। दिल्ली के एमसीडी की बात कर लीजिए साहब, 15,500 करोड़ का बजट है दिल्ली के एमसीडी का। यह भी कई राज्यों के बजट से ज्यादा है, सिक्किम से ज्यादा है साहब। हैदराबाद, ग्रेटर हैदराबाद का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, 6,200 करोड़ का यहां का बजट है। दिल्ली के पास ही राजस्थान है। जयपुर नगर निगम एमसीडी के मुकाबले या बीएमसी के मुकाबले बहुत छोटा है, फिर भी जयपुर नगर निगम का बजट कितना आप जानते हैं? 882 करोड़। छोटी रकम नहीं है साहब। वित्तीय जो पूरा मामला है यह तो एक तरफ है, लेकिन इसके साथ साथ इसका एक राजनीतिक पहलू है जिसे भारतीय जनता पार्टी ने बहुत मुखर तरीके से समझा और अमली जामा पहनाया भी है। जैसे कि सबसे ज्यादा टच में कौन रहता है लोगों के? स्थानीय निकाय के काउंसलर। काउंसलर आमतौर पर लोगों के टच में रहते हैं और वो लोगों के वोटिंग पैटर्न को प्रभावित कर सकते हैं। यही बात आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को भी समझ में आ गई। इसलिए दोनों पार्टियां तमाम कोशिश करती हैं कि दिल्ली के एमसीडी में पूरी तरीके से अपना कब्जा बरकरार रखें। अगर आप काउंसलर आपका तो वोट आपका, वोट आपका तो राज्य आपका, राज्य आपका तो केंद्र आपका। यह तमाम जानकारी हम आपके सामने रख रहे हैं। तो ऐसे में ये जो राजनीतिक पहलू है यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी राजनीतिक पहलू को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आता हूं ग्रेटर हैदराबाद के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव पर। ग्रेटर हैदराबाद के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव 2020 में हुआ था। इस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने इसे एक मिशन के तौर पर रखा, क्योंकि तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी पैठ नहीं कर पा रही। अगर हैदराबाद में टीआरएस को हराने में भारतीय जनता पार्टी सफल होती तो जाहिर सी बात है तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी बढ़त मिल सकती थी। इसलिए 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, उस वक्त केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, बीजेपी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या, ये तमाम लोग हैं जिन्होंने हैदराबाद के स्थानीय निकाय के चुनाव में चुनाव प्रचार किया। साथ सब लोग सोच रहे थे कि आखिरकार ये क्या है? ये राजनीति का वो तुरुप का इक्का है जो भारतीय जनता पार्टी खेलना चाहती थी और खेलकर दिखाया भी। हैदराबाद के जो स्थानीय निकाय के चुनाव हैं उसमें एमआईएम को तो डेंट नहीं पड़ा, लेकिन आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी ने किसकी सीटें काटी? टीआरएस। जी हां, और यही भारतीय जनता पार्टी के लिए टर्निंग पॉइंट है। तेलंगाना में इसी के आधार पर भारतीय जनता पार्टी अपने पैर जमाना चाहती है और यही बात हमने फिर जम्मू कश्मीर में देखा। जम्मू कश्मीर में जब डीडीसी चुनाव हुए तो इस चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को इस बात की समझ है कि अगर स्थानीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत बना लेती है, अपनी बढ़त बना लेती है, तो फिर लोगों तक पहुंचने का उसका रास्ता बहुत साफ हो जाता है। देखिए कितनी जबरदस्त इलेक्शन स्ट्रैटेजी है, तारीफ करनी चाहिए इसकी। यह बात विपक्षी पार्टियों को नहीं समझ में आ रही, आम आदमी पार्टी के अलावा। और यही काम भारतीय जनता पार्टी ने पूरे तरीके से जम्मू कश्मीर में किया और वहां खास करके जम्मू क्षेत्र में अपनी बढ़त को बहाल रखा। पूरा जम्मू कश्मीर का विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ा हो गया, तब जाकर कश्मीर में अपनी जगह बचा पाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सिद्ध कर दिया कि जम्मू पर एक छत्र राज अगर किसी का है तो भारतीय जनता पार्टी का।
अब बात करते हैं अगले साल होने वाले मुंबई के बीएमसी चुनाव। बीएमसी में शिवसेना बीते 3.5 दशक से सत्ता में है। 3.5 दशक मतलब तकरीबन 35 साल। भारतीय जनता पार्टी अभी तक शिवसेना के साथ गठबंधन में एमसीडी के चुनाव, माफ कीजिएगा, बीएमसी के चुनाव जीतती चली आ रही थी। लेकिन अब शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी अलग अलग है और भारतीय जनता पार्टी अपना पूरा बेस बनाना चाहती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी बीएमसी के चुनाव के लिए पूरी जबरदस्त तैयारी कर रही है। ऐसा माना जा रहा है कि शिवसेना के बागी गुट को, जो कि शिंदे गुट है, उसे आगे रखने का सबसे मुख्य ध्येय यही था, बीएमसी का चुनाव, ताकि तोड़फोड़ की राजनीति के आधार पर बीएमसी पर कब्जा किया जा सके। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनने के लिए पूरी तरीके से तैयार थे, लेकिन शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने की सबसे बड़ी वजह बीएमसी पर कब्जा करना है और देवेंद्र फडणवीस इसलिए उप मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं। मुंबई की अंधेरी ईस्ट विधानसभा के उपचुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार मुर्जित पटेल का नाम वापस लिया। क्यों? ताकि बीएमसी के चुनाव में कहीं कोई व्यवधान न पड़े। शिवसेना ने भी बीएमसी पर अपने कब्जे को बनाए रखने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ है और बीते 35 साल से शिवसेना यही काम करती आ रही है। आप जरा सोचिए, 4,60,000 करोड़ का बजट है बीएमसी का। क्या जरूरत है किसी राज्य में अपनी सरकार बनाने की? यह बजट अपने आप में काफी है। भारत के सबसे बड़े नगरपालिका का चुनाव जीतने के लिए शिवसेना के साथ उनके तमाम सहयोगी और भारतीय जनता पार्टी के साथ उनके सहयोगी आमने सामने हैं। तो एक तरफ देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे हैं, राज ठाकरे उनके साथ आकर खड़े हो गए, तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे हैं, शरद पवार हैं और कांग्रेस है। और इस पूरे चुनाव को अब महाराष्ट्र के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। यह प्रदर्शित करता है साहब कि आज स्थानीय निकाय चुनाव की कितनी बड़ी जगह भारतीय राजनीति में बन चुकी है।